अब इस पूरे प्रोसेस में वो अपनी इंटरनल एनर्जी को कांस्टेंट रखेगी, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखेगी। सो ये सिस्टम स्लोली हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी और स्लोली उसको वर्क में कन्वर्ट कर देगी। और अगर चेंज इन द टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो है, देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ब्रेक हो रहा है। फिजिक्स में कभी भी टोटल वर्क कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम क्या करते, तो डिफरेंशिएशन का यूज करके टोटल वर्क को तोड़ते और बाद में इंटीग्रेशन का यूज करके उसको जोड़ देते हैं। जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो इस सिस्टम को, तो ये सिस्टम इस हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट कर रही है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है? इस तरह हम वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस कैलकुलेट करते हैं। So hello, how are you? I am your physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from this chapter, and that is isothermal process. So आज हम isothermal process की बात करेंगे। So ठीक है, स्टार्ट हो क्लास। तो देखो, जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक, ये सभी प्रोसेस इमेजिनरी प्रोसेस है, मतलब ये प्रोसेस रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, दैट इज द टेम्परेचर इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज कांस्टेंट। मतलब अगर हम इस सिस्टम को कंटिन्यूअसली हीट प्रोवाइड करते हैं, फिर भी इस सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो चेंज इन द टेम्परेचर होगा वो जीरो होगा। और अगर चेंज इन द टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो है, देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ब्रेक हो रहा है। कैसे? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है कि हीट गिवन टू अ सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ चेंज इन द इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम, दैट इज Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। और अगर यहां पर डेल्टा T जीरो है, देन डेल्टा U भी जीरो होगा। कैसे? तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे। देखो, डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, दैट इज मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो अगर डेल्टा T इज इक्वल टू जीरो है, देन डेल्टा U भी जीरो होगा। मतलब यहां पर Q इज इक्वल टू सिर्फ W होगा, बिकॉज अगर यहां पर चेंज इन द टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो है, देन चेंज इन द इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा U भी जीरो होगा। सो Q इज इक्वल टू W। अब इसका मतलब क्या होगा कि अगर सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जो आप हीट सप्लाई करोगे इस सिस्टम को, तो ये सिस्टम इस हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट कर देगी, है ना। यहां पर Q क्या है? तो हीट गिवन टू द सिस्टम, एंड W क्या होता है? तो वर्क डन बाय द सिस्टम। मतलब जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो इस सिस्टम को, तो ये सिस्टम इस हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट कर रही है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है कि जो आप हीट सप्लाई करते हो किसी भी सिस्टम को, तो वो सिस्टम उस हीट को दो पार्ट्स में कन्वर्ट करती है। एक तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है और फिर आपको काम करके देती है ना, दैट इज Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब अगर यहां पर डेल्टा U इज इक्वल टू जीरो है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो होगा क्या? जो आपका हीट सप्लाई है वो किसके बराबर हो रहा है? तो वर्क डन बाय द सिस्टम, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये सारी प्रोसेसेस इमेजिनरी प्रोसेस है। और अगर यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हमें यहां पर बॉयल्स लॉ भी कंसीडर करना होगा। क्यों? क्योंकि बॉयल्स लॉ आपको क्या बताता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दैट इज PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, बिकॉज यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहां पर बॉयल्स लॉ वर्क करता है। सो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज, इसको हम P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 भी लिखते हैं,
दैट इज इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर वॉल्यूम बिकॉज पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब जितना इनिशियल में था उतना ही फाइनल में है। अब यह प्रोसेस काम कैसे करती है, तो जब आप इस सिस्टम को हीट सप्लाई करते हो तो यह सिस्टम इस हीट को स्लोली एब्जॉर्ब करती है और स्लोली उसको वर्क में कन्वर्ट कर देती है। देखो ये स्लोली क्या करेगी, इस हीट को एब्जॉर्ब करेगी और स्लोली उसको वर्क में कन्वर्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम को अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो स्लोली हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है और स्लोली उसको वर्क में कन्वर्ट कर देती है ताकि इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज ना हो। सो ये स्लोली हीट को एब्जॉर्ब करेगी और स्लोली उसको वर्क में कन्वर्ट कर देगी। सो ये स्लो प्रोसेस है। बिकॉज इस सिस्टम को अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। सो यह सिस्टम क्या करेगी, स्लोली हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी और स्लोली उसको वर्क में कन्वर्ट कर देगी। अब इस पूरे प्रोसेस में वो अपनी इंटरनल एनर्जी को कांस्टेंट रखेगी, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखेगी। सो ये सिस्टम स्लोली हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी और स्लोली उसको वर्क में कन्वर्ट कर देगी। सो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है और इस प्रोसेस को हम ग्राफिकली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इनवर्स रिलेशन है। मतलब जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना ही वॉल्यूम कम होगा और जितना प्रेशर कम होगा उतना ही वॉल्यूम ज्यादा होगा। सो अगर हमें इसका स्लोप कैलकुलेट करना है तो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, देखो स्लोप इज इक्वल टू P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय V2 माइनस V1 दैट इज इक्वल टू dP बाय dV। सो अगर हमें यहाँ पर स्लोप कैलकुलेट करना है तो हम dP बाई dV से कैलकुलेट करते हैं। अब dP बाई dV हमें कहाँ से मिलेगा, तो देखो उसके लिए हम PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का यूज करेंगे, है ना। देखो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का यूज करेंगे। अब यहां पर हम क्या करेंगे, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। मतलब यहां पर हम पहले V को कांस्टेंट रखेंगे, P को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर P को कांस्टेंट रखेंगे, V को डिफरेंशिएट करेंगे। सो देखो V dP प्लस P dV इज इक्वल टू 0। अभी होगा क्या, ये P dV यहां पर ट्रांसफर करेंगे। सो यहां पर प्लस है वहां पे माइनस होंगे। सो V dP इज इक्वल टू माइनस P dV। अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे। मतलब यहां पर dV P को मल्टीप्लाई है, यहां पर ट्रांसफर करके dP को डिवाइड कर देंगे और V यहां पर dP को मल्टीप्लाई है, यहां पर ट्रांसफर करके P को डिवाइड कर देंगे। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सो dP बाय dV इज इक्वल टू, यह माइनस साइन एज इट इज, P बाई V। सो dP बाई dV इज इक्वल टू माइनस PV, यह होगा स्लोप फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम क्या करते हैं, तो वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस कैलकुलेट करते हैं। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, तो वर्क डन का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज dW इज इक्वल टू PdV। सो अगर हमें यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करना है तो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम dW इज इक्वल टू PdV का यूज करते हैं। देखो मैंने पहले भी बोला है कि हम फिजिक्स में कभी भी टोटल वर्क कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, तो डिफरेंशिएशन का यूज करके टोटल वर्क को तोड़ते हैं और बाद में इंटीग्रेशन का यूज करके उसको जोड़ देते हैं। सो अगर हमें यहाँ पर W कैलकुलेट करना है तो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, सो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर dW। अब इसके इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या होंगे, तो 0 से W इज इक्वल टू, हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमें इसको भी इंटीग्रेट करना होगा। सो इंटीग्रेशन ओवर V1 से V2 PdV। देखो यहां पर V1 होगा इनिशियल वॉल्यूम एंड V2 होगा फाइनल वॉल्यूम। देखो यहां पर dV है, सो हमें यहां पर इंटीग्रेशन के लिमिट्स विथ रिस्पेक्ट टू dV ही लेने होंगे, दैट इज इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम। अब हम क्या करेंगे, यहां पर P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और P की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, तो यहां पर हम यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन का, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT।
देखो ये होता है आइडियल गैस इक्वेशन। देखो ये सारी प्रोसेसेस सिर्फ आइडियल गैस के लिए पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। सो यहां से हम क्या कर सकते हैं, सो पी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो यहां पर v जो p को मल्टीप्लाई है यहां पर ट्रांसफर करके इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सो p इज इक्वल टू nRT बाई v। अब हम क्या करेंगे, तो इस p की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो w इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ओवर v1 से v2, p की जगह पे हमें nRT बाई v सब्स्टिट्यूट करना है। सो nRT बाई v इंटू dv। अब यहां पर nRT ये तीनों चीजें कांस्टेंट है ना। सो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे। सो nRT इंटीग्रेशन ओवर v1 से v2 dv बाई v एंड इंटीग्रेशन ओवर dv बाई v होगा log v। सो nRT log v इंटीग्रेशन की लिमिट v1 से v2। अब हमें क्या करना है, तो इंटीग्रेशन के लिमिट सब्स्टिट्यूट करने हैं। और इंटीग्रेशन के लिमिट्स हम कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो जहां पर v है वहां पर एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना होगा। सो देखो w इज इक्वल टू nRT log v2 माइनस log v1, दैट इज, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, सो w इज इक्वल टू nRT एज इट इज log v2 बाई v1। सो इस तरह हम वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, तो इसी वर्क डन के फॉर्मूले को और अलग अलग फॉर्मूलेज में कन्वर्ट कर देंगे। सो दिस इज फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।